आपको बाजार में लेके आया हूँ, जहाँ पर एक बार फिर पुनः भीम यहाँ पर मौजूद हैं। मित्रों, दुनिया में जब भैंसे की बात चलती है तो सबसे पहला नाम आता है भीम का। और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अगर वज़न के हिसाब से ताकत से ली जाती है तो महाभारत काल से ही भीम का नाम लिया जाता है। और कहीं ना कहीं इस भैंसे का नाम बिल्कुल सही रखा गया है। मुझे लग रहा है पिछली बार जब मैंने इसको कवरेज किया था तो उस समय उसका वज़न लगभग 1000 किलो के करीब था शायद। और मुझे लग रहा है कि इसका वज़न अब काफ़ी बढ़ भी गया है। और सोशल मीडिया में अफवाहें भी आती है इसके बारे में बहुत सारी कि ये नहीं रहा है, ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन मैं पुनः इस बार दूसरी बार यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि लोगों को बता दूँ कि भीम अभी भी मौजूद है और भीम को हराना काफ़ी मुश्किल होता है। नागौर का मेरा वीडियो जो है लाखों लोगों ने देखा था। उस समय बजरंगी ने भीम को पराजित किया था नागौर के मेले में। लेकिन एक बार पुनः पुष्कर मेले में भीम का वर्चस्व कायम है और भीम के आसपास कोई भैंसा नज़र नहीं आ रहा है। और इस बार हालांकि कोई प्रतियोगिताएं अभी तक हुई नहीं है, घोड़ों की प्रतियोगिताएं चल रही है। फिलहाल मैं आपको उस क्षेत्र में ले आया हूँ जहाँ पर भीम के आसपास बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए पहुँच रहे हैं। भीम का आकर्षण पुष्कर मेले में कभी कम नहीं हुआ है, न नागौर में हुआ था न पुष्कर में हुआ है। आप देख सकते हैं आसपास में बहुत सारी भीड़ है और मैं इस समय बिल्कुल एक जोखिम भरा काम कर रहा हूँ। भीम के बिल्कुल बगल में बैठा हूँ। ये दुनिया का सबसे महंगा और ताकतवर भैंसा भीम, देखिए किस तरह से चमक रहा है, जिस तरह से एक डायमंड में चमक होती है। वैसे भी भैंसों की दुनिया में इसको डायमंड कहा जाता है। देखिए शाइनिंग देखिए इसका। अभी ये बैठा हुआ है, जब ये खड़ा होता है तो लोगों की धड़कनें रुक जाती है। बहुत ही खूबसूरत है ये। पुष्कर पशु मेला 2021 का नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इस समय जो आप देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे महंगा भैंसा है, जिसको अनमोल कहा जाता है। हालांकि कीमत अनेक बार इसकी लग चुकी है, लेकिन अभी भी इसको बेचा नहीं गया है क्योंकि ये अनमोल हैं और इस तरह की चीज़ें बेचने के लिए नहीं हुआ करती है। चमक देखिए इसकी। इसको हाथ लगाने की हिम्मत मैं नहीं करूँगा, लेकिन निश्चित रूप से ये बड़ा खूबसूरत है। किसी एंगल से आप इसको देखिए, इसकी खूबसूरती बिल्कुल साफ नज़र आती है। किसी कार को जब शोरूम से निकाला जाता है तो वो इस तरह से चमकती है, लेकिन भीम की ये चमक वर्षों से अभी भी कायम है। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे महंगा, सबसे भारी भैंसा है। मेरे साथ इस समय दुनिया के सबसे महंगे और खूबसूरत भैंसे के मालिक अरविंद जी हैं। 2 साल पहले, कोरोना काल से पहले मैंने इसको कवर किया था और बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी आए थे कि इनके नंबर भी हमें चाहिए। ये बहुत आकर्षक है, दुनिया में प्रसिद्ध हैं। वैसे भैंसे को यमराज की सवारी कहा जाता है और कहते हैं कि इसके आसपास नहीं भटकना चाहिए और इतना जोखिम में उठाने वाला भी नहीं। वैसे ये बहुत ज़्यादा आक्रामक प्रवृत्ति का नहीं है, शांत प्रवृत्ति का है, क्योंकि बहुत सारे गुण होते हैं तभी कोई अनमोल होता है। केवल सुंदरता से नहीं होता है, सुंदरता के अलावा जो कुछ गुण होते हैं वो व्यक्ति को खास बनाते हैं या उसको अनमोल बनाते हैं। और इसी मामले में भीम के टक्कर में कोई भैंसा आया नहीं है। नागौर पशु मेले में मैंने कवर किया था और वहाँ पर बजरंगी भाईजान जिन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था कि भीम को हरा दिया। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये घटना कैसे हुई, नागौर मेले में भीम कैसे परास्त हुआ? भीम परास्त नहीं हुआ साहब। अगर कोई लोग ज़बरदस्ती किसी गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे तो जो कह रहे हैं गधे को घोड़ा, तो वो कह सकते हैं, लेकिन दुनिया की नज़रें हैं। आप अगर वहाँ थे तो आप तो उस वाक्य के आंखों देखा हाल जानते हैं। नहीं, प्रतियोगिता हो रही थी, मैं उस समय नहीं था। मैं अगले दिन गया था और उस समय मैंने सुना कि बजरंगी ने भीम को पराजित कर दिया। तो ये आप क्या मानते हैं, कोई वो घटना कोई पक्षपात थी या रियल में क्या था? सर आपका नाम जानना चाहूँगा। जवाहरलाल जांगिड़ है मेरा। जी जी। अरविंद मेरा लड़का है जी। नागौर मेले के घटनाक्रम मेरे साथ हुई थी, मैं था वहाँ पर जाके। हमें हम जिस दिन रिंग थी जी, उसी दिन हमारा एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा स्टॉलियन और भीम को लेकर के हम गए थे जी। 12 बजे हम गए थे जी। और करीब 4 बजे के आसपास रिंग थी। अच्छा। हाँ, तो हमने ट्रक से जैसे ही भीम को उतारा तो वो 4-5 घंटे चल के आया था, घोड़े को उतारा। तो हमने हमारे जो स्टाफ थे लड़कों को कहा भाई इनको पानी पिला लो जी, जानवर प्यासे हैं। तो पानी पिलाने ले गए वहाँ
वहीं मारपीट कर दी। अच्छा। हम तो उतरे ही थे, हमें तो पता नहीं था कि मारपीट का क्या कारण है। पानी पिलाने गए तो वहाँ मारपीट हो गई, तो हम रुके हुए। मारपीट भैंसे के साथ हुई आप लोगों के साथ? हमारे स्टाफ के साथ। अच्छा। हमारे स्टाफ के साथ मारपीट हो गई, तो लोगों ने कहा आप तो यहाँ बैठे हो, वो मारपीट हो रही है। तो हम बगे कैंप से उठ करके वहाँ गए, तो वहाँ भैंसे को लेकर हमारा स्टाफ आ रहा था, और आया तो हमने पूछा क्या हुआ, कि ये लोग कह रहे हैं कि इसको खेड़ी के अंदर पानी क्यों पिला दिया, अच्छा। इसलिए मारे। तो पानी कहाँ पिलावें, कुएं में पिलावें? पानी पिलाने की खेली है, उसमें जानवर को पानी पिला दिया तो क्या गुनाह हो गया कि इस वजह से मारपीट कर दी। तो मेरे को थोड़ा आया गुस्सा, तो मैंने कहा मैं ये बात एसपी तक पहुंचाऊंगा और कलेक्टर तक पहुंचाऊंगा। मैंने इमीडिएट वहाँ जो मारपीट करने वाले भी साथ साथ आ रहे थे जी। उनको मैंने कहा आपने ये क्यों किया, कि इन्होंने खेली में पानी क्यों पिला दे, तो खेली में नहीं पिला तो किस में पिलाएंगे, खेली के लिए, कि इससे हम खाना बनाते हैं। मैंने कहा तुम्हारे जच्चे जो करो ना, ये तो जानवरों के पीने की खेली है, तुम इसको पियो, तुम खाना बनाओ, तुम्हारे जच्चे जो करो। जानवरों की खेली पे तो जानवर पानी पिएंगे, इसमें कुत्ता भी पिएगा, बैल भी पिएगा। इसको हम लंबा नहीं लेके चलेंगे, उस मारपीट से इसके पराजय का मैं बताता ना। जी जी। ये षड्यंत्र था, षड्यंत्र था। अच्छा। तो इतने में पुलिस वाले भी आ गए, तो कहा साहब क्या, मैंने कहा ये तो इनको तो मार फूटे हैं, मेरे पे भी गाली गलौज कर रहे हैं। मैंने इनको पूछा क्यों मारपीट किया, खेल में पानी पिला लिया। तो पुलिस वालों ने कहा साहब ये तो गलती है। मैंने कहा इनके ऊपर मैं FIR लिख के दे रहा हूँ आपको FIR पे इन पे एक्ट करना है, आप नहीं करोगे तो कलेक्टर SP तक मैं जाऊँगा। तो सारा वो मेला हो गया, तो इस दौरान करीब 2 बज गई थी। अच्छा। ठीक है, तो मैंने फिर उनके खिलाफ FIR भी दी, कलेक्टर को भी दी, SP को भी दी, सब कुछ किया। 4 बजे रिंग उतरी तो मेला प्रशासन और एक कोई जनप्रतिनिधि था, उसका नाम तो मुझे याद नहीं, वो आया कहा कि आप इसको रिंग में नहीं उतारेंगे। अच्छा। हाँ, मैंने कहा क्यों भाई, कि आप 3 दफ़े जीत चुके हो। अच्छा। तो अब चौथी दफ़े आपको हम देंगे नहीं। मैंने कहा ये जो फर्स्ट का जो चैंपियन का जो तकमा मिलता है वो भीम को मिलता है, और भीम की क्वालिटी पे मिलता है। मेरे को दे करके एहसान ना करो, आप अपने घर पे ले जाओ नहीं, फिर 1-2-4 तक में आपके घर पे भी कुछ रखो ना। जी 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 जी। तो कहा नहीं, आप सोच लो, यदि रिंग में आप उतारोगे तो हम सेकंड देंगे, फर्स्ट नहीं देंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमें पूरी कहानी समझ में आएगी कि मारपीट का षड्यंत्र उद्देश्य क्या था, कि ये आए मारपीट करेंगे तो ये छोड़ के चले जाएंगे, रिंग में नहीं आएंगे, ताकि ये बजरंगी जो गधे जैसा है, मतलब भैंस का नहीं होकर के वो इससे आधा ही नहीं है, हाँ, कोई भी मेरिट नहीं है, ताकि मेरे रिश्तेदार का बुल है तो इसको फर्स्ट प्राइज़ दे दें। मैंने कहा भाई हमें फर्स्ट का नहीं है, हम रिंग में उतारेंगे, आप इसको जो जच्चे जो देना, ये फर्स्ट का एंटाइटल है, पूरी जनता खड़ी है, पूरा मीडिया खड़ा है। यदि आप इसको सेकंड करोगे तो मैं एक बात पूछूंगा जरूर आपसे, कि बजरंगी का एक प्लस पॉइंट बता दो कि ये प्लस पॉइंट इससे ज़्यादा है, इसलिए इसको फर्स्ट देंगे, फिर दे देना। तो हुआ वही, रिंग में हमने उतारा, वीडियो सब बजरंगी इसके साथ था, भीम भी साथ था, सब वीडियो सब बन रहे थे, और उन्होंने हमें सेकंड प्राइज़ दिया। सेकंड प्राइज़, मैंने कहा हम सेकंड प्राइज़ नहीं देंगे। हाँ, हमने बाइकआउट कर दिया प्राइज़ का, और फर्स्ट उसको दिया। तो मैंने ओपनली मेला अधिकारी प्लस उसकी कमेटी को कहा, भाई मुझे कुछ आपसे ग्रीवेंसेज नहीं है, आप फर्स्ट दो, ऑल ओवर इंडिया का दो, इंटरनेशनल का दो, मुझे तो ये बता दो एक गुण इसका बजरंगी का जो इसमें नहीं है, इसलिए फर्स्ट दे दो। सारा प्रशासन चुप, मेला प्रशासन चुप, कुछ भी नहीं। ये मेले कैसे होते हैं, तक में कैसे मिलते हैं, और जो मेरिट वाला पशुपालक होता है उसको कैसे पीछे धकेला जाता है, भाई भतीजावाद कैसा होता, ये उसका जागा जूता जागता होता है। बिल्कुल कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं, मेरे साथ ऐसी चीज़ हो चुकी है। आप सब जानते हैं मैं क्रिकेट कमेंटेटर हूँ, और स्टार क्रिकेट के एक चैनल में मेरे साथ इस तरह की राजनीति हुई थी। तो ये भारत में चलता है, भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में भारत में फैला हुआ है। अब हम थोड़ी इसके बारे में ही बातचीत करेंगे कि 2 वर्षों में इसके वजन में और में क्या परिवर्तन हुआ है। वजन में करीब पहले 1300 का था, ये 1500 किलो के आसपास हो गया। बिल्कुल वजन इसका बढ़ गया, और जो सीमन की पॉपुलरिटी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, 5-6 तो कंट्रीज है बाहर
इसका सीमन जा रहा है जी। प्लस नेपाल गवर्नमेंट चाह रही है कि इसी का पूरा सीमन नेपाल में जाए। जी। गुजरात सरकार चाह रही है कि गुजरात में डेयरी का डेवलपमेंट बहुत है, उस गुजरात में सब में ये इसका भीम का सीमन जाए, ये प्रयास चल रहे हैं। और गुजरात सरकार ने एक मेले के आयोजन में इसको स्पेशल इनवाइट किया था और वहाँ गया था, तो वहाँ पे भी जनता का बहुत बड़ा प्रेम इनको मिला और देखने लायक वहाँ सर, हर मेले में न्यूज़ में आते हैं, हम लोग न्यूज़ में दिखाते हैं, वीडियो बनते हैं, इसकी कीमत लगाई जाती है। 2 वर्ष हो गए, तो रियल में बताइए कि इसकी कीमत क्या है, कितनी इसकी बोली लग चुकी है आज तक? ऐसा है जी कि न तो भीम को हम ला रहे हैं कोई मेले में बेचने के उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य सिर्फ है किसान या पशुपालक इसको देखे, उसके दिल में भी ये जगह कि मेरे घर में भी ऐसा भैंस या भैंसा होना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ यही है, इसके अलावा हमारा पैसे का मकसद होता तो हम इस तरह से तकलीफ में बहुत है पैसे कमाने के तरीके। कितनी अधिकतम बोली इस पर कितनी लगाई गई है? लोग बोली का नहीं है, इंटरनेशनल ये जब ज़्यादा हो गया पब्लिसिटी इसकी इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल जो है लोगों के नज़रों में भी आ गया, तो वहाँ के ग्रुप जैसे अब की तो आया नहीं है कोई विदेशी, बाकी हमेशा विदेशी ग्रुप आते हैं और उनका जो रिसर्च और यूनिवर्सिटीज़ में जो है इसको कैसे वहाँ भैंस का मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, उस लिहाज से वो आए थे। और पिछले वाला जो मेला पुष्कर का था वहाँ पे उस ग्रुप ने इसमें पहले मेले में तो 14 करोड़ का बोला था, फिर जो लास्ट वाला मेला था उसमें 21 करोड़ रुपए ऑफर किए थे और प्रशासन को भी बोला था कि भैया आप जो है 21 करोड़ में हमें ये दिलवा दे। तो मेरे को कहा भी गया कि आप दे क्यों नहीं देते इतने पैसे में। मैंने कहा पैसे के लिए तो बात यहाँ तक है कि मेरे को दूध रोटी और दाल चाहिए, इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए। और रिलायंस, बिरला, टाटा ये सब पैसे के लिए भग रहे हैं, बिल्कुल। तो मुझे पैसों के लिए नहीं भगना है, मुझे ये गॉड गिफ्ट है, ईश्वर ने दी है गॉड गिफ्ट। तो मैं इस गॉड गिफ्ट से जो गरीब तबका है या कमज़ोर तबका है, किसान और पशुपालक, उनके लिए क्या फ़ायदा कर सकता हूँ। इसी वजह से मैंने कहा यदि मैं बेच दूंगा तो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं रहना है, ये पंचायती लोगों के हाथ में चली जाएगी। सर ये जो नस्ल है, इससे जो सीमंस आपने दिए उसमें अधिकतम दूध एक भैंस का कितना हुआ है? ऐसा है जी, इसकी मदर का जो अधिकतम दूध था वो 27.2 लीटर था एक दिन का, एक दिन का वन डे का। अब इसकी जो है वो ज़्यादातर फीमेल काप आ रहे हैं और वो भी वापस दूध देने पे आ गई फर्स्ट लैक्टेशन पे। तो फर्स्ट लैक्टेशन में करीब 14-16 लीटर, यदि अच्छा फार्मर है और अच्छी देखभाल करता है, 14-16 लीटर इसमें फर्स्ट लैक्टेशन हो, और सेकंड लैक्टेशन में 20+ में चली जाती है भैंसें। तो ऑर्डिनरी जो भैंसें हैं, साधारण भैंसें हैं, वो करीब 10 लीटर का आसपास, 8 लीटर 10 लीटर पूरे दिन का दूध है, उसे डबल प्रोडक्शन है। रोजाना इसका डेली का खर्चा क्या है? इसका खर्चा 4000 से 5000 डेली है। हाँ, और मैं ये ईश्वरी कृपा कर रखी है कि मेरे पे जुनून है, मैं इसको पाल रहा हूँ। 4-5 हज़ार रोज़ का खर्चा करना बहुत कम लोगों के बस की बात है, और वो भी इस उद्देश्य से कि भाई ये मेरे किसानों को, पशुपालकों को फ़ायदा मिलेगा। हाँ, ये भावना। बाकी पैसे तो आज भी मैं चाहूँ तो देकर के घर जा सकता हूँ, मुझे ना तो इंटरव्यू देने की ज़रूरत है, नहीं है इसको मेरे को हीरा मोती कहने की ज़रूरत है कि हीरा मोती समझने वाला अपना आप समझ लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि भी इसमें क्या है ऐसा जो 21 करोड़ लोग दे रहे हैं। मैंने कहा 21 करोड़ देने वाले से पूछो कि क्या है। मैंने कहा मोदी जी भी आदमी हैं और हम भी आदमी हैं। अपन ये पशु पाल रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो भी आदमी है और हम भी। जो आदमी में फ़र्क है तो जानवर में फ़र्क है। ये देखिए, और जो शब्द मैंने इसके बारे में बोले थे वही शब्द जहांगीर साहब ने बोले हैं। मैंने ही कहा था कि ये हीरा है, ये डायमंड है पशु जगत का। और निश्चित रूप से देखिए यहाँ पर भीड़ देखिए, ये भीड़ हमेशा रहती है इसको देखने के लिए। इंडिपेंडेंट फीडबैक देखिए, हर वक्त इसकी साफ़ सफाई होती रहती है। और कहते हैं कि भैंसा बहुत कठोर होता है, लेकिन देखिए कहते हैं इस नख लगाने से खून निकलता है, ऐसी चमड़ी इसकी कोमल चमड़ी है। और ये सब सेवा से होता है, हर वक्त 4-5 लोग इसके इर्द गिर्द सेवा में रहते हैं। और 5000 रुपये रोज़ इस पर खर्चा, यानी 1.5 लाख रुपये महीने
का इस पे खर्चा किया जाता है। आज लोग अपने बच्चों पर इतना खर्चा नहीं करते, लेकिन भगवान का उपहार मानकर ये परिवार इसकी सेवा करता है। और ऐसे लोगों को नमन करता हूँ मैं निश्चित रूप से। आज के युग में जब इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि इंसान से प्यार नहीं करता, ऐसे में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे जानवरों को प्यार करते हैं, पालते हैं। इसके क्लोजअप देखो, एक तो सिंह का क्लोजअप लो जो मुरा का पहला कैरेक्टर है जी ये, इसका क्लोजअप लो। आ जाओ, ये चितुड़ी उंगली क्रॉस नहीं कर सकती मेरी। जी जी जी, हाँ, ये इसका क्लोजअप लो, ठीक है। ये मुरा एक जी। इसका फेस जो है, हम्म, फेस लो क्लोजअप। जी, ये मुरा का फेस है, ठीक है, ले लिया। हाँ, एक इसके जो है 4 गुना खुर है ऑर्डिनरी एवरेज मुरा से, अच्छा अच्छा, 4 टाइम्स है, ठीक है। ब्लड स्किन ये ऐसी है कि सारी ब्लड वेन है, ट्रांसपेरेंट है, सब दिख रही है आपको। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। दिख रही है। पीछे के खुर भी वो को वो है। और ये जो पोर्शन है इससे भैंस का एडर है। ये इस तरह से उठा उदार और स्टैटिस्टिकल इस क्वालिटी के ऑर्डिनरी भैंसे में नहीं होते हैं। जी जी, और वो जो टखनों को टच करती हुई पूंछ, अच्छा, ये पूंछ है, यहाँ तक होती है। हाँ, ये टखनों को टच करती हुई पूंछ ये दूसरों में नहीं होती है। अन्य भैंसों से इसको इस तरह से अलग करती है। ये कैरेक्टर जो है, इसके अलावा माइनर कैरेक्टर तो और बहुत ज़्यादा हैं, पर ये प्राइमे फेसी जो दिखते हुए कैरेक्टर हैं जो इसको साबित करती है कि ये मुर्रा है। जी जी, पूंछ का जो ये पोर्शन है हाथी के बराबर है पोर्शन, यहाँ से पीछे से हाथी लगता है, चेहरा नहीं देखो तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये कैरेक्टर है इसके।